गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से मिले हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग NCERT 11th का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में जो हम लोग मानचित्र का चैप्टर है यानी प्रायोगिक ज्योग्राफी, उसका ये अंतिम से पहला वाला चैप्टर है, या कहेंगे कि अंतिम है, क्योंकि अंतिम में से केवल परिभाषाएं ही दी हुई है। तो इसमें क्या पढ़ना था? इसमें पढ़ना था सुदूर संवेदन का परिचय, यानी ये हिंदी है। इसको और सही समझे तो सिंपल याद कीजिए, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है। इसका उदाहरण सैटेलाइट, जो हम लोग प्रायः न्यूज पेपर सब में टीवी पर देखते रहते हैं या यूट्यूब पर भी देखते हैं कि सैटेलाइट का परीक्षण किया जाता है और वह सैटेलाइट क्या करता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। कल्पना कीजिए, यह अपनी पृथ्वी है और यहाँ से हम लोग सैटेलाइट को छोड़ देते हैं और यह इस तरह से ऊपर आकाश में पृथ्वी के साथ साथ परिक्रमा करती रहती है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहती है भारतीय सरकार, या कि वो हमारी आँख है, वो कान है, नाक है, बाली सब कुछ उसको संबोधित किया जाता है। और जिसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे यह सुरक्षा के लिए भारतीय सीमाओं की निगरानी करती रहती है, यह मौसम का पूर्वानुमान लगा सकती है, यह यह बताती है कि इस साल कितना फसल होगा, कितनी पैदावार होगी, यह भी बताती है कि अगले वर्ष मौसम कैसा रहेगा। इससे हम लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इससे जो यातायात यातायात में रेल परिवहन, वायुयान परिवहन, जल यातायात, तमाम सारी क्रियाएँ इसे की जाती है। फिर संचार में यह भी आता है, जैसे कि बैंकिंग सेवाएं, जो फ़ोन पर आप इसको देख रहे हो या मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसको लोड करूँगा, ये सब किसके पीछे हाथ है? तो सब में सैटेलाइट का अहम योगदान है। इसी को कहा गया है सुदूर संवेदन, यानी दूर से ही बैठ कर दूर से ही क्या करेंगे, उसको संवेदन मतलब अनुभव कर लेंगे या आँख से देख लेंगे। वो भी तो है कि हम अंदाजा लग गया, या 2D हो सकता है या 3D हो सकता है। सिंपल यानी रिमोट सेंसिंग, घर बैठे पूरा दुनिया देखोगे, यानी घर बैठे संसार देखो। यही हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे और इसे देखेंगे कि क्या क्या होता है। चलिए अब थोड़ा सा किताबी लहजा में इसको पढ़ लिया जाए। तो यहाँ क्या पढ़ना है हम लोगों को, यहाँ देखिए, हम लोग को पढ़ना है आज कि हम लोग देखिए अध्याय 6 में हम लोग वायो फोटो यानी एरियल फोटोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और उसके बाद आज हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लोग इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है उसके बारे में देख रहा है। यहाँ देखिए, यह समझ गए होंगे कि वह मानवीय नेत्रों की प्रेक्षण, आकलन एवं अभिलेखन क्षमताओं का विस्तृत रूप है। यानी कि हम लोग आँख से देख सकते, उसको समझ ले, अनुभव कर ले और उसको व्यक्त कर दे। सिंपल सी बात है। यही इसके इस पाठ में हम लोग या अब तक जो पढ़े हैं उस सब का यही सार है। और आगे देखिए, फोटोग्राफी प्रणाली भूपृष्ठीय वस्तुओं के प्रेक्षण एवं अभिलेखन में मानवीय नेत्र के समान सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। यानी कोई हम लोग आँख से किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं, वह लंबा कितना है, वह उसकी मोटाई कितनी है, उसका अंदाज ये भी लगा लेते हैं कि उसका वजन कितना होगा। ये तमाम तरह की जानकारियाँ हम लोग अपने आँख से देख कर बता सकते हैं। वही काम क्या करेगा, तो यह फोटोग्राफी भी वही सेम काम करता है। यानी वह हम लोगों का आँख जो नेचुरल है और ये फोटोग्राफी करते हैं, यह मैनमेड है। और धरातलीय पदार्थों से प्रदीप्त कुल प्रकाश ऊर्जा के सूक्ष्म भाग में कार्य करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सूरज का जो रोशनी मिलता है तमाम का हम लोग उपयोग करते हैं या सबको समझ पाते हैं, नहीं। हमारी जो आँख है यह मात्र 20 मेगाहर्ट्ज से लेकर यानी 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच के ही फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। बाकी सब पहले और बाद में औरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, माइक्रोवेव, एक्सरे, इन सब पर हम लोगों का आँख काम नहीं करता है। और यहाँ देखिए, दूसरी तरफ वर्तमान सुदूर संवेदन युक्तियाँ ऊर्जा के बृहद परिसर तथा विकिरण परावर्तित, उत्सर्जित, अवशोषित तथा पारंगत ऊर्जा पारंगत नहीं हो गए परंपरागत ऊर्जा स्वरूप का अधिकतम उपयोग करते हैं, जिनका तापमान 0 डिग्री केल्विन यानी 0 डिग्री मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो, यानी उससे भी कम हो, वहाँ भी वह काम करेगा। और हम लोग तो थोड़ा सा ही तापमान घटता है और उसी में हालत खराब हो जाती है। सर्वप्रथम सुदूर संवेदन यानी क्या कहेंगे उसको, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में किया गया था।
बाद में सुदूर संवेदन की परिभाषा इस प्रकार दी गई कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन यानी मेजरमेंट, वो अभिलेखन यानी उसका सांख्यिकी, मतलब उसके बारे में उसका डिटेल हम लोग लिख लेंगे पूरा चीज़ बाई चीज़, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसका विस्तार कितना दूर में है, उसका वेट कितना है, बहुत कुछ तमाम जानकारियाँ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सुदूर संवेदन की उपयुक्त परिभाषा में मुख्यतः धरातलीय पदार्थ अभिलेखन युक्तियों तथा ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति को सम्मिलित किया गया है। यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, यह बिल्डिंग है, यह कुछ भी हो सकता है, किसी कॉलेज का बिल्डिंग होगा और यहाँ पर कोई दूर से ही अपने आँख से इसको देख रहा है, यानी ऊर्जा का प्रवाह इधर से हो रहा है, प्रकाश आया इस पर पड़ा और वहाँ से परावर्तित हो गए हमारी इनके आँख पर पड़ गया और यहाँ से देख लिए, यानी यह प्राकृतिक संवेदक है। यानी हम लोगों का आँख क्या है, तो वह नेचुरल देखने वाला है, ये मैन मेड नहीं है, वह भगवान के द्वारा बनाया गया है। इसमें कुछ संख्या आएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी शब्दावली। आंकिक संख्या यानी आंकिक प्रतिबिंब में किसी पिक्सल का तीव्रता मान, यानी हम लोग जो कैमरा का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं 2 मेगापिक्सल है, 4 मेगापिक्सल है, 8 मेगापिक्सल है, अब तो 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा आ गया है, उसकी बात हो रही है। यह आंकिक संख्या है, यानी पिक्सल का तीव्रता मान। अंकीय बिंब यानी पंक्तियों व स्तंभों पर क्रमानुसार व्यवस्थित अंकिक संख्या व्यू जिनकी विशेषता उनका तीव्रता मान होता है। एक पंक्ति हो गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखा की बात कर रहा है और उसका क्रमानुसार व्यवस्थित अंकीय जो संख्या होगा उसकी बात हो रही है, यही अंकीय बिंब है। और उसका क्या मान करेगा, तो तीव्रता का यह मान बताएगा, वही अंकीय बिंब है। अंकीय बिंब प्रक्रमण मतलब धरातलीय लक्ष्यों से संबंधित सूचना ग्रहण करने की वह क्रिया जिसमें अंकीय संख्याओं का संख्यात्मक हेर फेर किया जाता है। यानी मान लेते हैं हम लोग एक कैमरा है, यह इधर करेंगे तो यह निगेटिव में जाएगा, इधर करेंगे तो पॉजिटिव में जाएगा, यानी उसका अस्थायी बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, और माइनस करेंगे तो -1 मेगापिक्सल, -2 मेगापिक्सल, -3, और ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3, इस तरह से इसके बीच का जो रेंज है उसकी बात कर रहा है। और दृश्य एक प्रतिबिंब अथवा फोटोग्राफ द्वारा धरातल का आवृत क्षेत्र है, यानी दृश्य हम आँख से जो देख लिए, हम लोग का आँख ये है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, और ज़मीन पर देखेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग यह भू दृश्य लैंडस्केप है, वही दृश्य की बात हो रही जो हम आँख से देखते हैं। दूसरा मापक्रम यानी किसी प्रतिबिंब का प्रभामान की विशेषताओं के अंशांकन का साधन जिसका परिसर काले एवं सफ़ेद के मध्य होता है। दूसरा मापकरण ये काले और मध्य के बीच में होगा, यह भी एक पैमाना है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें आएगा। परावर्तकता मतलब किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात, यानी मान लेते हैं जो स्कूल बनाया था, चलिए यहाँ पर कोई लाइट ऊपर से आया पड़ गया, अब यह लाइट कितना यहाँ से फिर वापस जा रहा है और कितना यह खुद एब्जॉर्ब कर लिया, इसी के बीच का जो अनुपात है, यानी प्राप्त किया 100 मान लेते हैं और वापस कर दिया 60, तो क्या होगा, यानी 5 और 3 का यह अनुपात आएगा, इसका यही इसका क्या है, तो यह परावर्तकता हुआ। और प्रतिबिंब यानी फोटोग्राफीय तथा अफोटोग्राफीय साधनों द्वारा उत्पादित यानी प्राकृतिक एवं मनुष्य द्वारा निर्मित लक्ष्यों दृश्यों का अस्थायी अभिलेख, यह प्रतिबिंब है। जैसे हम लोग का जब जाते हैं किसी कैमरा के सामने में फ़ोटो खिंचवाते हैं और वह फिर हार्ड कॉपी में आ सकता है, प्रिंट आउट में आ गया, फ़ोटो आ गया, या हम उसको सॉफ्ट कॉपी में भी स्टोर कर सकते हैं या कहीं अपलोड कर सकते हैं, तो वही क्या है, या किसी फ़ोटो या किसी सर्टिफिकेट का हम लोग जीरोक्स निकालते हैं, तो क्या उसकी छाया प्रति है, तो वही उसका प्रतिबिंब है। और बैंड विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विशिष्ट तरंग दैर्ध्यों का अंतराल, वही क्या कहलाता है, बैंड।
ये बैंड आपको सुनते हुए कि जब हम लोग बचपन थे, अब तो कोई रेडियो सुनता नहीं। उसमें आप विविध भारती होता था, चाहे BBC लंदन है या कोई भी जो चैनल है रेडियो की, उसमें बताता था कि ये आपको इतना बैंड पर इतना 10 फ्रीक्वेंसी 100 से लेकर इतना के बीच में 93 से 94 ये सब जो वही उसमें बैंड का प्रयोग होता था। और आजकल भी जो कू बैंड का बैंड ये सब क्या है, तो इसका इस्तेमाल ट्रांसपोंडर के रूप में सैटेलाइट में किया जाता है और इसी बैंड के फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंग दैर्ध्यों पर 4G 3G तमाम तरह के जो संचार संचार के साधन हैं वे सब कार्य करते हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण यह क्या है? प्रकाश की गति से ऊर्जा का किसी दिक स्थान अथवा माध्यम में होने वाला प्रवर्धन। मतलब क्या होगा? प्रवर्धन माने इनरिचमेंट हो गया। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब प्रकाश की गति है। प्रकाश मतलब कहीं से, जैसे सूरज क्या है, सूरज से भी प्रकाश निकलता है, तो निकल गया, यहाँ से चल दिया। प्रकाश की गति से ऊर्जा का किसी मतलब इसके माध्यम से, यहाँ पानी था पहले, अब यह भाप बन के उड़ गया। सिंपल सी बात है, इसमें ऊर्जा लगा, ऊर्जा के कारण इसमें परिवर्तन हो गया, यानी इसका इनरिचमेंट हो गया। और किसी दिक स्थान अथवा माध्यम से होने वाला प्रवर्धन, किससे? तो प्रकाश की गति से, वही विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाता है। विकिरण का प्रभाव होता है, उससे हम लोग इसका डिटेल से अंदर देखेंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यह क्या है? स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, बार बार आप पेपर पढ़िएगा तो उसमें आएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण का सातत्यक रूप, जिसका परिसर उच्च आवृत्ति वाली लघु तरंगी कौसमिक यानी अंतरिक्ष तरंगों से लेकर निम्न आवृत्ति वाली दीर्घ रेडियो तरंगों तक होता है। और मुख्य रूप से जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इसकी नीलामी की जाती है। क्यों इसकी नीलामी की जाती है? जो मोबाइल या डेटा प्राप्त करने वाली जैसे कंपनियां जियो हैं, एयरटेल हैं, रिलायंस है, तमाम ये सब इसी विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है इसी की नीलामी करती हैं, ये लोग खरीद लेते हैं और इसी आधार पर अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। स्पेक्ट्रमी बैंड, सतत स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य की परिसर, जैसे हरे बैंड का परिसर 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर तक होगा। वहीं अवरक्त बैंड का परिसर 0.7 से 1.1 माइक्रोमीटर तक होता है। यही स्पेक्ट्रम बैंड की बात हो रही है। संवेदक मतलब वाहक, कोई भी प्रतिबिंब अथवा अप्रतिबिंब साधन जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्राप्त करने एवं उसे ऐसे संकेतों में परावर्तित करता हो जिनसे फोटोग्राफी अथवा अंकीय प्रतिबिंबों को अभिलेखित तथा प्रदर्शित किया जा सकता हो, यानी यह क्या है? माध्यम है एक। और तिर्यक रंगी मिश्रण यानी RGB की बात हो रही है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और तीनों को मिला देंगे तो क्या होगा? तो व्हाइट हो जाएगा। कृत्रिम रंग से उत्पादित रंगीन बिंब, जिनमें नीला, हरा और लाल उन तरंग क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मानक तिर्यक रंगी मिश्रण में नीला रंग हरे विकिरण क्षेत्र, यानी इसका क्या होगा? माइक्रोमीटर 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर। हरा रंग लाल विकिरण क्षेत्र में, हरा रंग है लेकिन लाल विकिरण क्षेत्र में जाएगा तो इसका जो स्पेक्ट्रम है 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर। और लाल रंग और रक्त क्षेत्र में वाले में 0.7 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। वाले विकिरण क्षेत्रों को निर्दिष्ट किए जाते हैं। इतना याद कीजिए, पहले आगे बढ़ते हैं। सुदूर संवेदन है, यानी कि रिमोट सेंसिंग है, इसकी कुछ अवस्थाएं हैं। जैसे यह पृथ्वी के धरातलीय पदार्थों के तत्वों एवं स्वभाव से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण में कैसे सहायक होते हैं? इतना सारा है। देखिए, ऊर्जा का स्रोत मतलब क्या है? सूर्य है जो स्वयं उत्सर्जित है, यानी भारत क्या पूरी दुनिया में कहीं भी कहा जाए कि अगर ऊर्जा का स्रोत क्या है तो सिर्फ एकमात्र सूर्य ही संपूर्ण जो सौर मंडल है इसके ऊर्जा का क्या है? तो स्रोत है। दूसरा, ऊर्जा का संचरण, यानी स्रोत यह सूर्य सन है, चलिए मान लेते हैं, यहाँ से कहाँ आया? तो ये पृथ्वी पर आ गया। तो ऊर्जा का इस तरह से क्या हुआ? तो संचरण हुआ। ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? सूर्य पर, पहुँचा कहाँ? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी क्या है? एब्जॉर्ब किया, लेकिन रास्ते में तो आया, तो वही क्या है? ऊर्जा का संचरण हुआ, यानी माध्यम से आ गया। पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अब क्या होगी? तो पृथ्वी पर आ गया, इसमें अन्योन्य क्रियाएं होगी। क्या होगा? बर्फ है वह पिघल जाएगा। पेड़ पौधे सूर्य की जो आने वाली ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके क्या करेंगे? तो क्लोरोफिल के माध्यम से खाना बनाएंगे,
तमाम तरह की क्रियाएं होंगी। परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल में प्रवर्धन होगा। परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदक द्वारा अभिसूचन होगा। प्रवर्धन, अभिसूचन, इन सब शब्दों को आप नेट पर सर्च कीजिएगा, गूगल पर, आप क्लियर समझ जाइएगा मतलब क्या है। और प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफीय या अंकीय आंकड़ों के रूप में अभिसारण किया जाएगा, यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका विस्तार करेंगे। हम लोग उसको अपने समझने के लिए उसका मैप बनाएंगे, उसका पिक्चर बनाएंगे, उस आंकड़े को हम लोग डेटा के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करेंगे ताकि हम लोग अंदाज लगा सके कि 5 साल पहले क्या था, आज कितना है, तो भविष्य में इसका मतलब क्या होगा। और आंकड़ा उत्पादन से विषयानुरूप सूचना को निकाल दिया जाएगा, मतलब कुल अंत फाइनल डिसीजन में पहुंचेंगे। मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का क्या किया जाएगा, तो प्रकाशन होगा, यानी अभिसारण किया जाएगा, उसको व्यवस्थित किया जाएगा, उसको अभिलेखन किया जाएगा, उसको ऐसा किया जाएगा, राइटिंग किया जाएगा, उसको पेंटिंग किया जाएगा, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए उसको संरक्षित किया जाएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले सूर्य है। सूर्य से क्या है, ऊर्जा का स्रोत। यहाँ से लाइट चला, पृथ्वी पर आ गया, कुछ पृथ्वी ने यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ वायुमंडल में क्या किया, वापस रिटर्न चला गया, यानी वायुमंडल में ऊर्जा का प्रवर्धन हो गया, मतलब वापस चला गया। क ख ग यहाँ था पृष्ठीय लक्षण, और यहाँ घ देखिए वायुमंडल में ऊर्जा का प्रवर्धन, यानी रिटर्न चला गया। रिटर्न क्लियर है। यहाँ पर एक सैटेलाइट के माध्यम से भी हम लोग पिक्चर खींच सकते हैं, यह भी रिमोट सेंसिंग का प्रकार है। और यहाँ पर हवाई जहाज़ के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो वह भी सुदूर संवेदन के अंदर आएगा। यानी सुदूर संवेदन के अंदर दो तरह की प्रणालियाँ मुख्य रूप से, एक सैटेलाइट के द्वारा और एक किसी ऊंचे टावर बना दीजिए या हवाई जहाज बना दीजिए या बलून में कैमरा लगा दीजिए। आगे बढ़िए, उसके बाद में क्या होगा, यह चित्र में भी हो सकता है या डिजिट में भी हम लोग लिख सकते हैं, अंक में भी। उसके बाद क्या होगा, संदर्भ आंकड़े को क्या करेंगे, दृश्य के रूप में समझाएंगे या अंक के रूप में अर्थ निर्वचन या इसका विश्लेषण करेंगे। अंत में क्या होगा, पिक्चर बनाएंगे तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या सूचना उत्पाद तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो सांख्यिकी यानी स्टैटिकल प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, बताएंगे। और अंततः यह उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत हो जाएगा, यानी उपभोक्ता यहाँ पर इसको समझ सकता है, लेकिन उपभोक्ता को अगर शुरू में दे दिया जाए भाई तू यहीं समझ लो, तो वह नहीं समझ पाएगा। यहाँ देखिए, ऊर्जा का स्रोत, तो सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सूर्य है। किसी वस्तु एवं स्वभाव के विषय में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि फ्लैशगन या तथा रडार में प्रयुक्त ऊर्जा बीम, यानी कि लेजर की बात कर रहा है, या औरत किरणें या परावैंगिक किरणें, इन सब का उपयोग किया जा सकता है, जैसे लीडार में लाइट का प्रयोग होता है। आगे नहीं तो सूर्य की रोशनी में भी तो किया जा सकता है, और कभी कभी अंधेरा में भी अब मानव विकास कर लिया है, उसमें भी आदमी यानी मानव कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग करके भी सूचना को प्राप्त करता है। स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण, तो सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है, और इस ऊर्जा तरंग को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा तरंगों की लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम लोगों के का अगर हाथ मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारा उंगली समान हो, लेकिन वही वाली बात है, सारा ऊर्जा जो टोटल है वह समान नहीं है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि बैगनी रंग है, इस यह सबसे पीछे पीछे चलेगा, और लाल है यह सबसे तेज तर्रार है, यह सबसे हल्का है, एक सबसे कम ऊर्जा है इसमें, और बैगनी में सबसे अधिक ऊर्जा है। हम लोग इसी को पढ़ेंगे, यहाँ समझेंगे। देखिए, इस भिन्नता के रेखांकन को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आकार, तरंग दैर्घ्य व उनकी आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा तरंगों को गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगिक किरणें, दृश्य किरणें यानी हम लोग जो देखते हैं बैजनी है, पीनाला जो 7 रंग है वो आ गया, फिर औरक्त किरणें, यानी इसका उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो माइक्रोवेव ओवन में, चाहे हम लोग इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का रिमोट वो भी इसी काम करता है, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे यानी रेडियो का काम करता है, मोबाइल
कनेक्शन, ये सब रेडियो तरंग इस पर आधारित काम करता है में वर्गीकृत किया जाता है। वही गामा किरण यह तो खतरनाक है, इससे क्या होगा, तो इसका उपयोग बहुत ही घातक काम के लिए किया जाता है। एक्सरे से कहीं शरीर में टूट फूट का पता लगाने के लिए। पराबैंगनी किरणों का उपयोग प्रायः तो यह मनुष्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मनुष्य के द्वारा इसका उपयोग कैंसर की चिकित्सा में भी किया जाता है। यद्यपि सुदूर संवेदन में दृश्य ऊर्जा क्षेत्र, यानी जो हम लोग आँख से देखते हैं, और रक्त क्षेत्र व माइक्रोवेव ऊर्जा ही अधिक उपयोगी है। यानी पिक्चर लेने के लिए यह तीन का इस्तेमाल अत्यधिक किया जाता है। यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य में जो गामा किरण है, और यहाँ देखिए रेडियो तरंग है। तो जो गामा किरण है इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, 10⁻⁻6 है, और रेडियो तरंग 10⁻⁻7 है। और सबसे बीच में यहाँ देखिए, यह हम लोग जो आँख से देखते हैं कौन कौन, जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, यह 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है। यही हम लोग अपनी आँख से देख पाते हैं। क्लियर है। और पराबैंगनी किरण इसका तरंगदैर्घ्य 400 है, नीला 480 है, और हरा का 540 है, और सबसे अधिक लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वह 700 है, और सबसे अधिक कुल मिलाकर यानी इस तरह से यह बढ़ते हुए क्रम में है। तो रेडियो तरंग सबसे अधिक रफ्तार है 10⁻⁻7 है, जबकि गामा किरण का स्पीड 10⁻⁻6 स्क्वायर है। क्लियर है। आगे देखते हैं। और शुरू में हमने बोल दिया था कि जो मानव आँख देखता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से नहीं, वो तो सुनने की क्षमता है भाई, देखने वाली बात तो यहाँ आया, हम उल्टा बोल दिए हैं। पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया अंततः संचरित ऊर्जा भूतल पर उपस्थित वस्तुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, जिसे वस्तुओं द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, प्रेषण, परावर्तन व उत्सर्जन होता है। यानी पृथ्वी पर लाइट आ गया, इसके द्वारा क्या होगा, ऊर्जा का अब्जॉर्बन यानी अवशोषण कर लिया जाएगा। जैसे पानी का तापमान पहले 0 डिग्री था मान लेते हैं, अब वह 16 डिग्री हो गया। कितना हो गया, तो यह ऊर्जा का अवशोषण कर लिया। पृथ्वी कुछ भूतल अंदर चला गया। पेड़ पौधे ऊर्जा के द्वारा क्या करेंगे, उसको अवशोषण करके उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और खाना बनाएंगे। प्रेषण होगा कहीं इधर से उधर, जैसे पानी गर्म होगा तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की प्रक्रिया के फलस्वरूप हवाएं तथा जल तरंग चलेंगी, जिससे क्या होगा, तो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह हो जाएगा। और उत्सर्जन भी होगा, जब पानी गर्म होगा, गर्म होकर भाप बन गया, भाप बन के ठंडा होगा, यानी फिर ऊर्जा उत्सर्जित होकर पुनः वापस चला जाएगा। हम यह भी जानते हैं कि सभी वस्तुएं संरचना, स्वरूप, आकार व अन्य गुणों में भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होती है, अतः इन वस्तुओं द्वारा ऊर्जा ग्रहण व उत्सर्जन भी एक समान नहीं होता है। इसके भी जैसे एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए और एक लोहा ले लीजिए। अब देखिएगा इसको, गर्मी के दिन में या ठंडे के दिन में लोहा है, गर्म में अधिक गर्म होगा, ठंडा में अधिक ठंड होगा। क्यों, क्योंकि यह सुचालक है। जबकि लकड़ी गर्मी के दिन में ना अधिक गर्म होगी, ना ठंडा के दिन में अधिक ठंडी होगी। यानी लकड़ी कम ऊर्जा का ग्रहण कर रही है, जबकि लोहा का गुटका है यह गर्मी में अधिक ऊर्जा ले रहा है, जबकि ठंड में इसको कम ऊर्जा मिल रही तो ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। इसके विपरीत वस्तु विशेष भी स्पेक्ट्रम के विभिन्न ऊर्जा क्षेत्र में सर्वथा भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के तौर पर शुद्ध जल युक्त भाग स्पेक्ट्रम के लाल व और रक्त वर्णक्रम क्षेत्र प्रदेशों में ऊर्जा किरणों का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं, तथा उपग्रहों से प्राप्त प्रतिबिंबों में ये गहरे काले नजर आते हैं। यानी जो अधिक ऊर्जा लेगा वो अधिक काला दिखाई देगा। जबकि अविरल जलाशय जैसे क्षेत्र दृश्य स्पेक्ट्रम के नीले व हरे क्षेत्रों की किरणों को अपेक्षाकृत अधिक परावर्तित कर देते हैं, यानी इनका अल्बिडो अधिक हो गया, तथा उपग्रहों से प्राप्त प्रतिबिंबों में ये हल्के नीले दिखाई देते हैं। यानी जो अधिक ऊर्जा लेगा वह काला दिखाई देगा, जो कम लिया हुआ है उसे नीला हो गया। यहाँ देखिए, सांभर झील राजस्थान के IRS-1C बैंड 1 ग्रीन तथा बैंड 4 IR प्रतिबिंब है। यह बनाया यह पिक्चर है, यानी कि जहाँ पर अधिक गंदगी सैलिनिटी होगी वह अधिक डार्क एरिया होगा, जहाँ का पानी साफ होगा वह नीला दिखाई देगा। वायुमंडल से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन, मतलब यहाँ देखिए, जब भूपृष्ठ वस्तुओं से ऊर्जा परावर्तित होती है तो यह पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि वायुमंडल में गैस, जलकण व धूलकण आदि व्याप्त हैं।
वस्तुओं द्वारा परावर्तित ऊर्जा इन वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आती है और वास्तविक या प्राप्त ऊर्जा की विशेषताओं में परिवर्तन आ जाता है। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन व जलवाष्प और रक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि धूलकणों से नीली किरणों का प्रकीर्णन होता है। अतः ऊर्जा जो या तो अवशोषित हो जाती है या वायुमंडलीय घटक जिनको प्रकीर्णन करते हैं वह उपग्रहों में विद्यमान संवेदक तक नहीं पहुंच पाती है और इन वस्तुओं की विशेषता अभिलेखित नहीं हो पाती है। यानी दो तरह की वस्तुएं हैं, या तो एक ऊर्जा को लेगा या एक ऊर्जा को नहीं प्राप्त करेगा। जो ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लिया वह भी हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से उसका भी हम लोग के पास पिक्चर आ जाएगा। एक जो ऊर्जा को वापस रिटर्न कर दिया उसका भी हम लोग अभिलेखन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ना तो ऊर्जा को लेते हैं ना ही ऊर्जा को छोड़ते हैं, तो उनका अभिलेखन नहीं हो पाता है सैटेलाइट पर। संवेदक के माध्यम से परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन यानी प्रिंटिंग किया जाएगा, उसका डाटा तैयार होगा। ऊर्जा अभिलेखित करने वाले संवेदक 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे उपग्रहों में लगाए गए हैं जिनका कक्षीय परिक्रमण सूर्य तुल्यकालिक होता है, यानी सन के साथ साथ ही चलेगा। यानी मान लेते हैं पृथ्वी है, यह सन है, ठीक है। यह 24 घंटा में एक राउंड लगा लेती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी जगह एक समय ही धूप हो। तो जहाँ जहाँ धूप है उसी के सूर्य के साथ साथ, और ये 24 घंटा में ही, यानी यह सैटेलाइट है जो हमेशा सन की रोशनी में रहेगा और यह भी इसी तरह से इसका भी मूवमेंट होगा। इसी को क्या कहेंगे? सन सिंक्रोनस, यानी इसे क्या है? सन का लाइट है, अतः इसमें ऊर्जा की आवश्यकता सूरज हमें लगातार इसको पूर्ति करते रहेगा, यानी इसको बैटरी की आवश्यकता नहीं है। और इसके परिणाम स्वरूप यह अधिक अस्पष्टता के लिए मतलब स्पष्ट चित्र देगा। और इसका नीचे यहाँ दिया हुआ ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ये उपग्रह सुदूर संवेदन उपग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय श्रृंखला के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी इनसेट की बात हो रही है। इन उपग्रहों के अतिरिक्त मौसम संबंधी आकलन व संचार के लिए भी उपग्रह भेजे गए हैं जो भूस्थैतिक है यानी जियो स्टेशनरी, यानी यह पृथ्वी के साथ साथ चलेगा, जो 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यह 24 घंटा में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? 3600 ऊंचाई वाले इनसेट होते हैं और यह भारतीय श्रृंखला वाले जी सेट है। तो जो इनसेट है इनका मुख्य काम कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि रेडियो, टीवी, मुख्य रूप से टीवी के प्रसार के लिए किया जाता है। और यह एक ही स्थान पर, जिस तरह हम लोग आजकल DTH देखते हैं घरों पर, वह एक ही एंगल में अस्थायी रूप से लगा दिया जाता है। जैसे लगता है कि जैसे यहाँ पर सैटेलाइट है और इससे यह कनेक्ट हो गया है। अगर सैटेलाइट का जो स्थान पोजीशन वह इधर उधर हो जाएगा तो सैटेलाइट हम लोग का डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हम लोग DTH का आनंद नहीं उठा पाएंगे। भू अस्थायी व सूर्य तुल्यकालिक के उपग्रहों का एक अध्ययन दिया हुआ है नीचे, यानी इसमें क्या है तो उसका तुलना है, देख लेते हैं। इन दोनों प्रकार के उपग्रहों का कक्षीय परिक्रमण क्या दिखलाता है, नीचे देखिए। सूर्य तुल्यकालिक व भू अस्थैतिक उपग्रहों की तुलना, और यहाँ देखिए कक्ष संबंधी विशेषताएं, मतलब ऑर्बिटल। यह सन है। जो सूर्य तुल्यकालिक है वह 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जबकि जो भू अस्थैतिक है यह 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जब सूर्य तुल्यकालिक यह पृथ्वी के नज़दीक है, अतः इसका देखने का जो परास है, रेडियस, वो कम होगा। सॉरी। तो यह 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 81 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका रेंज होगा। जबकि जो भू स्थितिक है इसकी ऊंचाई कितना है तो यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर एक सैटेलाइट लगा देंगे तो क्या होगा, इस तरह से यह देख पाएगा, यानी पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग एक बार में देख सकता है। और कक्षा अवधि, तो जो सूर्य तुल्यकालिक है यह हर दिन 14 कक्षीय चक्कर लगाता है, पृथ्वी का 14 चक्कर लगा लेगा, जब यानी 90 मिनट में लगभग एक चक्कर लगाएगा, एक राउंड। जबकि जो जियो स्टेशनरी है यह 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा।
विभेदन यानी जो चित्र लेंगे तो 182 मीटर से 1 मीटर तक के बीच में यह चित्र लेने में सक्षम है, जबकि और यह स्पष्ट होगा क्योंकि यह नीचे है, नज़दीक है। जबकि जियो स्टेशनरी 1 किलोमीटर गुना 1 किलोमीटर का अस्पष्ट चित्र लेता है। अतः चित्र के लिए, सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए, कोई मैप बनाने के लिए, निगरानी के लिए क्या होगा, तो यह सूर्य तुल्यकालिक के उपग्रह का परीक्षण किया जाता है। जबकि कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी यानी इसका 24 घंटे यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए लाभ है, पृथ्वी संसाधन का अनुप्रयोग होता है। तो हम लोग देख रहे थे इसके लाभ हैं। तो क्या होता है, सन सिंक्रोनस, यह क्या करेगा, यह मुख्य रूप से सर्वे का काम करता है, यानी स्कैन करेगा। मतलब पृथ्वी संसाधन अनुप्रयोग यानी पृथ्वी पर जो वर्तमान समस्याएं हैं या समाधान हैं या क्या कहेंगे उसको हम लोग, ये खनिज पदार्थ या अनाज या जो भी आपदाएं हैं उन सब के तत्काल की आवश्यकताएं हैं, या किसी पृथ्वी का संसाधन के बारे में उसका सर्वे करना है, सर्वेक्षण करना है, हाई एल्टीट्यूड पता लगाना है, उसके में जो तमाम तरह की जानकारियाँ हैं वह किसे मिलती हैं, तो सन सिंक्रोनस से। जबकि जो जियो स्टेशनरी है इसका उपयोग मुख्य रूप से दूरसंचार व मौसम मान चित्रण में किया जाता है, मौसम का मॉनिटरिंग करके। मौसम ऐसा नहीं है कि मौसम एकदम तत्काल ही चेंज हो जाएगा, मौसम है, मौसम का एक पैटर्न का फॉलो करता है, उसके लिए पूरे दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें किसका इस्तेमाल होगा, तो जियो स्टेशनरी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए पिक्चर दिया हुआ है, यह आपका कौन हो गया, तो यह आपका सनसिंक्रोनस है, यानी सूर्य तुल्यकालिक जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में चलेगा इस तरह से। जबकि जो यह जियो स्टेशनरी है यह विषुवत रेखा है, इसी के समान 90 डिग्री पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते रहता है, और यह पृथ्वी के समान एक दिन यानी 24 घंटा में एक चक्कर लगाएगा। लेकिन जबकि यह सन सिंक्रोनस या नॉर्थ टू साउथ चलता है और यह लगभग 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यह चित्र भी हम लोग देख ही चुके हैं। यद्यपि सुदूर संवेदन उपग्रहों में लगाए गए संवेदक सूचनाएं एकत्रित करने में एक अलग प्रक्रिया के तहत कार्यशील होते हैं, जो फोटोग्राफी कैमरा से भिन्न। ऐसा नहीं है कि जो फोटोग्राफी कैमरा हम लोग या मोबाइल में रखते हैं उसी को लगा देंगे ऊपर और वह काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यह छोटा मोटा रेंज है, 5-10 मीटर का फोटो खींचता है और वहाँ पर तो लाखों किलोमीटर एरिया उसको कवर करना पड़ता है। इसके लिए उसमें अलग तरह के युक्ति का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में स्थापित ये संवेदक जो बीम यानी पिक्चर बनाते हैं वह कैमरे पर आधारित चित्रों की अपेक्षा आंकड़ों के रूप में या अंकीय रूपों में सूचनाएं देते हैं। यानी कि वो पिक्चर ले लेंगे और आपको दे दिया जाएगा भाई पिक्चर ले लो, देख लो, आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, उसमें वो नीचे उसका आंकड़ा यानी स्टैटिकल रूप में उसको व्यक्त किया जाता है, जिस जो मानव के समझने में योग्य है, यानी मानव समझ सकता है उसको देखकर। आधारित चित्रों की अपेक्षा आंकड़ों के रूप में या अंकीय रूपों में सूचनाएं देते हैं। प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ या अंकीय आंकड़ों के रूप में अभिसारण होगा। अब चित्र ले लिए, अब इसको हम लोग को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो पिक्चर में भी व्यक्त कर सकते हैं या सांख्यिकी तौर पर यानी स्टैटिकल रूप में भी हम लोग उसका प्रकाशन कर सकते हैं। संवेदक एकत्रित ऊर्जा को विद्युतीय क्रिया द्वारा आंकड़ों के रूप में बिंब में बदल देते हैं। ये अंकीय संख्याएं पंक्ति व स्तंभ में क्रमानुसार व्यवस्थित होती हैं। इन संख्याओं को आंकड़ों में निर्मित प्रतिबिंबों में परिवर्तित किया जा सकता है। चार्ट बना देंगे, क्या बनाएंगे, एक पाई चार्ट बना देंगे, इस तरह से बहुत तरह का खाना रहेगा, या हम लोग इस तरह से आरेख बना सकते हैं, या हम लोग कहीं कहीं आप देखते हुएगा इस तरह का भी बार डाटा बना दिया जाएगा और इस तरह से देखते जाइएगा, जैसे आज 40 डिग्री है, पहले 10 डिग्री था, बाद में 50 डिग्री हो गया, यहाँ पर टाइम का स्केल हो जाएगा, इस तरह से भी बना सकते हैं। विद्युत का परिभ्रमण विद्युत नहीं, पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों में लगे संवेदक एकत्र किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का क्या करेंगे, संचरण विद्युतीय विधि द्वारा संचार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए धरातलीय केंद्रों को प्रेषित करते हैं। ऐसा ही एक सूचना प्राप्ति का केंद्र भारत में कहाँ है, तो हैदराबाद के निकट सादनगर में है। मतलब यह सैटेलाइट है, यह पृथ्वी है, एक मिनट, यह सैटेलाइट है,
मान लेते हैं। अब यहाँ से कोई डाटा या पिक्चर यहाँ से ले लिया, तो यह अपना डाटा स्टोर करके कहीं अलग भेजेगा ना अपने हेड क्वार्टर में। तो वही हेड क्वार्टर की बात हो रही है, वह भारत में कहाँ है, तो हैदराबाद के निकट साधनगर में है। अब यहाँ क्या होगा, अब डाटा पहुँच गया आपके ऑफिस में, तो अब क्या होगा, आंकड़ा उत्पाद से विषयानुरूप सूचना सामग्री को निकाला जाएगा। अब यहाँ पर सुपर कंप्यूटर कार्य करेगा, क्योंकि आंकड़ा क्या है, ये बहुत ही विशाल, बहुत ही वेग है, आप इसको समझ नहीं सकते हो। तब धरातल पर स्थित आंकड़ा संग्रहण केंद्रों में संग्रहित बिंबों को प्राप्त करने के पश्चात आंकड़े एकत्रीकरण के दौरान हुई त्रुटि, यानी उसमें कुछ गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, को दूर करने की कार्रवाई की जाती है। त्रुटियों को दूर करने के पश्चात शुद्ध आंखिक आंकड़ों के बिंब प्रक्रमण तकनीक की सहायता से बिंब का चाक्षुक विधि से विश्लेषित की जाती है। चाक्षुक मतलब ऐसा बना दिया जाएगा कि हम लोग आँख से देख के समझ सके, यानी मानव के समझने योग्य भाषा है। मतलब जैसे वेद है वह बड़ा में संस्कृत भाषा में है, उसको हर मानव नहीं समझ सकता है, तो उसको व्याख्या करने के लिए अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण आदि की रचना की गई, जो मानव के समझने योग्य थी। वही वाली बात है, जो पिक्चर डायरेक्ट सैटेलाइट भेज दिया वह क्या है, तो वह वेद है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। उसका ये लोग व्याख्या करेंगे और व्याख्या करके उसका उपवेद बनाएंगे, अरण्य करेंगे, उपनिषद करेंगे, उस समय उसकी व्याख्या की जाएगी। व्याख्या के पश्चात अलग अलग विषय के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अब अभिसारण यानी प्रकाशन होगा। तो विश्लेषित सूचनाओं को अंततः विषयी मानचित्रों के अलग अलग रूपों में रेखांकन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे हम लोग सैटेलाइट से एक पिक्चर लेते हैं, उस पिक्चर में हमको पृथ्वी पर की तमाम जो घटनाएं हैं, आकाश में बादल है, अपवाह तंत्र है, पहाड़ पठार मैदान, उन सब में उसका ऊंचाई कैसा है, जंगल कितने हैं, फसलें कैसी है, मानव का बसावट, सब हम लोग के पास एक साथ चलाएगा। लेकिन हम लोगों को केवल ड्रेनेज पैटर्न यानी अपवाह तंत्र का ही दिखाना है, तो बाकी को हम लोग साइड करेंगे और केवल अपवाह तंत्र का ही सारणी का जो आंकड़ों के रूप में या सारणी का निर्माण किया जाएगा और उसी को प्रदर्शित किया जाएगा, यानी उसका एक स्पेशल यानी विशेष सब्जेक्ट हो गया। संवेदक क्या है, संवेदक यह वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को क्या करेगा, एकत्रित करेगा, उन्हें संकेतकों में बदलते हैं तथा उपयुक्त आंकड़ों में प्रस्तुत करते हैं, जो कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। यानी संवेदक क्या हो गया, यह बताएगा हम लोगों को कि भाई वहाँ गए थे, वहाँ पर क्या क्या देखे हैं अपने आँख सब कुछ, और आकर यह पूरा आंकड़ा एकत्र करेगा, एकत्र के आकार में बता देगा टोटल आंकड़ा को। लीजिए भाई, और संवेदक को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। अब क्या क्या आंकड़ा आएगा हम लोग के पास में, एक फोटोग्राफी यानी एक हमारा संवेदक जो पिक्चर लेता है, और एक संवेदक है जो पिक्चर का छोड़कर उसको अंकीय रूप में क्या करेगा, उसका व्याख्या कर देता है। फोटोग्राफी संवेदक यानी कैमरा किसी भी लक्ष्य बिंदुओं को एक क्षण विशेष में उद्भासित कर अभिलेखन कर देता है। इसलिए गए, एक क्लिक किया, फोटो आपके सामने है। दूसरी ओर फोटोग्राफी रहित यानी जो डिजिट वाला आएगा, स्टैटिकल व्यू में आपको दिखाएगा, उसको कुछ समय लगेगा। ये संवेदक स्कैनर के नाम से नहीं, वो स्कैनर हुआ, स्कैन करेगा पृथ्वी का या किसी भी मटेरियल को स्कैन करके आपके सामने लाएगा। कैमरे के प्रकार व उनकी ज्यामिति आदि को पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, और हम सुदूर संवेदन उपग्रहों में प्रयोग किए जाने वाले फोटोग्राफ रहित संवेदकों का ही वर्णन करेंगे। यानी इससे पहले हम लोग फोटोग्राफी के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग जो डिजिटल यानी स्टैटिकल रूप में जो हम लोग के सामने में सारणी के माध्यम से या अंक के माध्यम से या जो स्कैन सामने आएगा, जो सैटेलाइट हम लोग को इमेज देगा, इमेज नहीं पढ़ेंगे, इमेज को छोड़कर जो अदर जितने भी सूचनाएं हम लोग को संवेदक देता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, कहाँ से, तो यहीं स्कैनर से शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद।